हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज अपने लेक्चर का है 9th डे एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज का ये सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर आपका कल हुआ था, तो कल वाले लेक्चर में हमने 2022 एंड 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम करने वाले हैं नवंबर 2020 का। अब नवंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे एक आपका हुआ था 26 नवंबर 2020 एंड एक जो असम का जो एग्ज़ाम था एक आपका हुआ था 30 नवंबर 2020। तो वो दोनों हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक आपका हुआ था 26 नवंबर 2020 एंड जो असम में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था 30 नवंबर 2020। इन दोनों का हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो पहले हम 26 नवंबर वाले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेट वाई नोट इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड जेड नोट इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे जो वाई नोट और जेड नोट है दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन वन, अल्फ़ा जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है। ओके, ये तीनों कंडीशन याद रखना, वाई नोट, जेड नोट एंड अल्फ़ा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे स्टार एंड डबल स्टार टू डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। ओके, एंड जो ये वाई नोट और जो जेड नोट है ये आपकी कहाँ पे यूज हुई है, इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे ये वाई नोट है ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो है एंड जेड नोट भी आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो एंड अल्फा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन वन। देन नीचे यहाँ पे क्या कहा है इसने, और याद रखना टी आपका क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड जो बाउंड्री कंडीशन है उस पर भी इसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी से दैट द सॉल्यूशन टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट ग्लोबली। ठीक है, वी से दैट द सॉल्यूशन टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और इसने क्या कहा है, सॉल्यूशन टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट ग्लोबली इफ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके चेक करना है कि क्या वो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है तो वो जो आपका सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, ग्लोबली। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला अपना काम यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। दोनों इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सबसे फर्स्ट वर्क अपना यही रहने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड आपका जो होने वाला है यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपका होगा वो हमें चेक करना है, चेक फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। अगर हर एक टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वो सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, ग्लोबली। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन। ओके, वही है। एंड सेकंड इज नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन। थर्ड is there exists a global solution for star and there exists a t less than infinity such that limit t tend to capital T mod of zt is equal to plus infinity. Okay, and fourth is there exists a global solution for double star and there exists a capital T is less than infinity such that लिमिट टी टेन टू कैपिटल टी मोड ऑफ वाई टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वाई टी और जेड टी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ऑप्शंस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई टी एंड जेड टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल सॉल्यूशन की, जैसा कि इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है, हम वहाँ पे नोट कर लेते हैं ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए क्या बोला है इसने, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ग्लोबल सॉल्यूशन का क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन
A solution of a differential equation is said to be a global solution. क्या थी कंडीशन? इफ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलिए आपके पास जो स्टार इक्वेशन हमें गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार क्या है आपके पास? इज डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर अल्फा फॉर टी ग्रेटर देन 0। ओके, एंड इनिशियल कंडीशन क्या है? वाई एट 0 इज इक्वल टू वाई नोट। एंड साथ में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमने जो कंडीशन देखी थी कि जो वाई नोट आपका क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, एंड अल्फा यहाँ पे क्या रहने वाला है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे? हमें जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, वहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर अल्फा। अब यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं, वाई रेज टू द पावर अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? डी वाई अपॉन वाई रेज टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू डी टी। देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? जैसे ही हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? इज अल्फा आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई रेज टू द पावर माइनस अल्फा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन आप जैसे ही करोगे तो इधर क्या होगा? इंटीग्रेशन करने पे वाई रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? वाई रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, बस एक सेकंड रुक जाइए आप। सॉरी, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन करने पे आ गया 1/1 माइनस अल्फा वाई रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है, क्या है इनिशियल कंडीशन? वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई नोट, यही है इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा? 1/1 माइनस अल्फा वाई नोट रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा वाई नोट रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है? जो सी की वैल्यू आपकी आई है वो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास क्या आएगा जब आप वैल्यू पुट करोगे? 1/1 माइनस अल्फा रेज टू इंटू वाई रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस सी क्या है? 1/1 माइनस अल्फा वाई नोट रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, बट हमें तो वाई की वैल्यू यहाँ पे चाहिए है। क्या करेंगे? 1/वाई रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे क्या आएगा? टी प्लस 1/1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर वाई नोट अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या करोगे?
इधर देखिए आपके पास यहाँ क्या है, अल्फा माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा माइनस वन। इधर भी आपके पास क्या है, अल्फा माइनस वन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन। इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस वन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज माइनस ऑफ टी प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन वाई नॉट रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, y की। तो देन y रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, वन अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू माइनस ऑफ टी प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन वाई नॉट रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके पास क्या आ गया, y रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन। वाई रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन अगर हम बात करें तो ये है आपके पास वन अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू वन अपॉन अल्फा माइनस वन वाई नॉट रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन माइनस ऑफ टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपके पास कंप्लीट टर्म है, यहाँ पे ये जो आपके पास एक मिनट, हमें तो y की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा माइनस वन एंड यहाँ पे क्या है, वन अपॉन अल्फा माइनस वन वाई नोट रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन माइनस ऑफ टी एंड होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपके पास जो ये टर्म है इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कैपिटल टी। हमारे ऑप्शंस में जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। हम इसको क्या बोल देते हैं, कैपिटल टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा माइनस वन और यहाँ से क्या आएगा, t माइनस स्मॉल टी, है ना। एंड होल पावर आपके पास क्या है, इज वन अपॉन अल्फा माइनस वन एंड वे है कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वे है टी इज वन अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू वाई नोट रेज टू दी पावर अल्फा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब उसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद देखिए हमें क्या देखना है कि जो y ऑफ टी आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, क्या वो हर एक टी के लिए एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, है ना। हमें यही चेक करना है मेनली। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टी को चेक करें तो टी में आपके पास क्या क्या है, एक तो है अल्फ़ा माइनस वन। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो आपके पास अल्फ़ा है क्या है, ग्रेटर देन वन है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा माइनस वन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से ये जो टर्म आपकी ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गई, है ना। और हमें पता है एक और कंडीशन है कि जो y नोट है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब ये y नोट रेज टू दी पावर अल्फ़ा माइनस वन है और अल्फ़ा माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से ये कंप्लीट भी क्या हो गई, ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो t आपका है वो कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, है ना। t आपका कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। कंप्लीट टी यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि जो y आपके पास ये सॉल्यूशन आया है, y ऑफ टी वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन इंटू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी रेज टू दी पावर वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन, ये आपका किस टी के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्या आप बताओगे मेरे को। अब एक चीज़ बताइए कि जो ये जो स्मॉल टी है ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो है, कैपिटल टी है ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो आपका ये स्मॉल टी है अगर ये कभी इस कैपिटल टी के इक्वल हुआ तो जो वाई टी सोल्यूशन आपका होगा वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
अगर ये स्मॉल टी आपका इस टी के इक्वल हो गया तो जो वाई टी आपका होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई टी आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट टी ग्रेटर देन जीरो, ओके, एट दैट टी। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके, इस टी पॉइंट को छोड़ करके, अदरवाइज वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, ओके। यहां से आप क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन एग्जिस्ट for all t greater than 0 except कैपिटल T ग्रेटर देन 0, क्योंकि कैपिटल T ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये जो स्मॉल t है हम ले सकते हैं ये कैपिटल T के इक्वल। अगर ये कैपिटल T हुआ तो फंक्शन तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके ये हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा, बट हमने तो क्या देखना है, हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे जहाँ पे वो एग्जिस्ट ना करे। बट हमें तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एट दैट पॉइंट टी वाई टी कैसा होगा, वाई टी इज अनडिफाइंड, ओके। बट हमने तो क्या देखना था, फॉर ऑल टी के लिए एग्जिस्ट करे। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, स्टार हैज नो ग्लोबल सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज स्टार हैज नो ग्लोबल सॉल्यूशन। स्टार हैज नो ग्लोबल सॉल्यूशन, ओके। अब यहाँ पे चलिए ऑप्शंस में, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन। बट हमने स्टार का तो फाइंड आउट करके देख लिया, इसके पास ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज नन ऑफ स्टार एंड डबल स्टार, ये इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने अभी डबल स्टार फाइंड आउट नहीं किया है। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि स्टार के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर डबल स्टार, ये हमें फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड एंड फोर्थ, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है डबल स्टार, इसको सोल्व करना है। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने वाली, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए सेम है ये, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इधर ये पॉजिटिव वाई रेज टू दी पावर अल्फा है, इधर ये सिर्फ नेगेटिव कर दिया इसने, नेगेटिव माइनस जेड रेज टू दी पावर अल्फा है। अदरवाइज ये हर जगह पे सेम है क्योंकि जो इनिशियल कंडीशन है वहाँ पे भी सेम कंडीशन दी हुई है, बट यहाँ पे सिर्फ इसने नेगेटिव टर्म ले ली है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो सेकंड, अब डबल स्टार क्या है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन इज dz अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस जेड रेज टू दी पावर अल्फा फॉर t ग्रेटर देन 0, ओके, एंड इनिशियल कंडीशन z एट 0 इज इक्वल टू z नोट। अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे ये जो z नोट है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड यहाँ पे जो ये अल्फा है ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इतनी कंडीशन हमें पता है। अब जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, सेम सोल्व करना जैसे हमने वाई टी वाली की है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस जेड रेज टू दी पावर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, डी जेड अपॉन जेड रेज टू दी पावर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी प्लस, ओके, माइनस ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पे, बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करोगे जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा डी जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इज जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी प्लस 1, ओके। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास होगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा जेड रेज टू दी पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ टी प्लस सी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन इज जेड एट जीरो इज इक्वल टू जेड नोट। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इज 1/1 माइनस एल्फा जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/1 माइनस एल्फा जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई, ये c की है, नोट c1। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे, जब आप यहाँ पे c की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/1 माइनस एल्फा जेड रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी प्लस 1/1 माइनस एल्फा जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1। यहाँ तक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलिए, तो ये क्या होगा, 1/z रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कर दीजिए मल्टीप्लाई, -1 माइनस एल्फा इंटू माइनस टी प्लस 1/1 माइनस एल्फा इंटू जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1। यहाँ तक ओके है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है तो इधर भी हम अल्फा माइनस 1 ही बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको भी हम अल्फा माइनस 1 ही बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी टर्म, अगर हम देखें तो जेड रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/एल्फा माइनस 1 एंड 1/एल्फा माइनस 1 जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1 एंड प्लस टी। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पीछे वाली की थी कैपिटल टी माइनस टी, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1/एल्फा माइनस 1 इंटू स्मॉल टी माइनस कैपिटल एस, एंड ये क्या होगा, इज जेड रेज टू द पावर एल्फा, ये एल्फा माइनस 1 है तो बोथ साइड आप डिवाइड कर दीजिए पावर, ये होगा 1/एल्फा माइनस 1 इंटू स्मॉल टी माइनस कैपिटल एस रेज टू द पावर 1/एल्फा माइनस 1 एंड वेहर एस, यहाँ पे क्या होगा, वेहर एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/एल्फा माइनस 1 जेड नोट रेज टू द पावर एल्फा माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि ये जो टर्म आपकी ये कंप्लीट ग्रेटर देन जीरो है, ये भी आपकी ग्रेटर देन जीरो है, बट यहाँ पे आपके पास ये माइनस जो लगा हुआ है इसकी वजह से जो आपका एस होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ऐसा आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बट हमें जो सॉल्यूशन यहाँ पे चेक करना है, जो जेड टी, वो हमें फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करना है। तो जो ऐसा आपके पास ऐसा जो पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो तो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब है कि फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जेड टी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये सिर्फ किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, एस पॉइंट पे, और एस पॉइंट तो आपका लेस देन जीरो है, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन जो आपका जेड टी होगा एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, है ना। इट शोज दैट द सॉल्यूशन is ZT exist for all t greater than 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से डबल स्टार हैज़ ए ग्लोबल सॉल्यूशन, तो यहाँ से तो ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑप्शन थे, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि स्टार और डबल स्टार दोनों में से किसी के पास ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा, देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर डबल स्टार, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या कहा, एंड देयर एग्जिस्ट ए टी
लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट टी टेंड टू कैपिटल टी मोड ऑफ वाई टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपके पास अगर हम देखें तो जो टी आपका था कैपिटल टी हमने जिसको कंसीडर किया था वो आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी तो है ना। टी आपके पास क्या था, ग्रेटर देन जीरो था बट लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी हमने जो कंसीडर किया था, टी अपना क्या था यहाँ पे, कैपिटल टी ये है कैपिटल टी, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है एंड एल्फा आपका क्या है, ग्रेटर देन वन है। तो ये इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं। हम यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, टी आपके पास क्या है, अल्फा माइनस वन, वाई नॉट रेज टू द पावर अल्फा माइनस वन। हम अपने इस फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमने क्या किया, टी को हमने यहाँ पे ले लिया वन अपॉन अल्फा माइनस वन, वाई नॉट रेज टू द पावर अल्फा माइनस वन। अब हमें पता है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा लेस देन इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये जो दोनों नीचे वाली टर्म्स है ये दोनों कैसी हैं, ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, इज लिमिट टी टेंड टू कैपिटल टी मोड ऑफ वाई टी। ठीक है, तो जब हमने मोड ऑफ वाई टी किया एंड टी टेंड टू कैपिटल टी, तो आपके पास क्या आया था, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही तो अप्रोच करेगी वो, है ना, क्योंकि हमने ये पहले ही कर चुका है। वाई टी हमने जो किया था, जो आपका टी पॉइंट पे अनडिफाइंड आया था, जब आप वहाँ पे टी पुट करते हो तो इन्फिनिटी की तरफ ही तो अप्रोच करेगी वो। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कर लोगे इसको, हो जाएगा, ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको आप एक बार इरेज कर लीजिए, हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। ये क्या आएगा, लिमिट टी टेंड टू कैपिटल टी एंड मोड ऑफ वन अपॉन अल्फा माइनस वन एंड दिस इज कैपिटल टी माइनस टी रेज टू द पावर वन अपॉन अल्फा माइनस वन। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, मोड। तो ये आपके पास क्या आएगा, इज प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन आपका है वो करेक्ट हो जाता है, अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका 26 नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 5k डिवाइडेड बाई 5k प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए जो k आपको दिया हुआ है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पे नॉन नेगेटिव बोलता तो के यहाँ पे इक्वेलिटी भी आती जीरो के साथ, बट यहाँ पे पॉजिटिव बोला है तो ये क्या होगा, के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 5k डिवाइडेड बाई 5k प्लस 2। तो अब यहाँ पे जो k है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो जो 5k बाई 5k प्लस 2 होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन वन रहेगा, क्योंकि आपके पास k ग्रेटर देन जीरो है एंड इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो फर्स्ट है इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन विच इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। अब आपके पास जो पिकार्ड थ्योरम होती है, पिकार्ड थ्योरम में जो यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम जो आपकी है वो जो विद लिप्सिस कंडीशन वाली, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसमें क्या कंडीशन होती है कि जब हम यहाँ पे ये आपके पास क्या है एफ एक्स वाई, यानी कि अब टी में है देन एफ टी वाई। अगर हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करें, देन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आपका बाउंडेड है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, अगर ये बाउंडेड होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अगर वो बाउंडेड हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ये बाउंडेड है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए आपके पास क्या है एफ एक्स वाई यानी कि एफ टी वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर 5k डिवाइडेड बाय
5k+2 एंड विद k इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब k ग्रेटर देन 0 है तो 5k/5k+2 जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या रहने वाला है, लेस देन 1। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए तो क्या आएगा यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ली f अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली f अपॉन कर्ली y, है ना। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 5k डिवाइडेड बाय 5k+2 एंड y रेज टू दी पावर 5k डिवाइडेड बाय 5k+2 एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आएगा 5k/5k+2 y रेज टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 5k+2। अब हमें तो मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा कर्ली f अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू मोड ऑफ 5k/5k+2 y रेज टू दी पावर -2/5k+2। अब हमें पता है कि k आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ये जो टर्म होगी आपकी 5k/5k+2 ये हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी, y रेज टू दी पावर -2/5k+2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मोड ऑफ कर्ली f अपॉन कर्ली y इज 5k/5k+2 एंड दिस इज 1/y रेज टू दी पावर 2/5k+2। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है ऐसे डिवाइड में, क्योंकि हमें पता है कि जो k आपके पास है k कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देन 2/5k+2 जो आपकी टर्म होगी ये आपकी कैसी रहने वाली है, ग्रेटर देन 0, है ना। बट जैसे ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, लेस देन 0। ठीक है यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद देखिए, अब हम जैसे ही y को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, अब y को इन्फिनिटी की तरफ नहीं, इनिशियल कंडीशन आपकी क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 0, और हमें चेक कहाँ पे करनी है, इसी इंटरवल में, है ना। अब जैसे ही हम यहाँ पे y को 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए कर्ली f अपॉन कर्ली y इज टेंड टू इन्फिनिटी एज y टेंड टू 0। जैसे ही हम y को 0 की तरफ टेंड करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, दिस इम्प्लाइज डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव है वो तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका हो जाता है इनकरेक्ट। सेकंड में क्या है, इट हैज़ एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो 2 सॉल्यूशन है इसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता उसके बाद, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका मतलब है उसके बाद या तो नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गई, 2 सॉल्यूशन का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके पास नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो आपके पास क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt इज इक्वल टू y रेज टू दी पावर 5k/5k+2। ओके, सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल्स को, देन dy/y रेज टू दी पावर 5k/5k+2 इज इक्वल टू dt। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y रेज टू दी पावर -5k/5k+2 dy इज इक्वल टू dt। देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, y रेज टू दी पावर -5k डिवाइडेड बाई 5k+2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y रेज टू दी पावर -5k डिवाइडेड बाई 5k+2 +1 डिवाइडेड बाय
माइनस ऑफ 5k डिवाइडेड बाय 5k प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास आएगा y रेज टू दी पावर 2 बाय 5k प्लस 2, ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 बाय 5k प्लस 2 इज इक्वल टू टी प्लस सी, यानी कि 2 अपॉन 5k प्लस 2 वाई रेज टू दी पावर 2 बाय 5k प्लस 2 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, y की सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 अपॉन 5k प्लस 2 है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y रेज टू दी पावर 2 अपॉन 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 5k प्लस 2 बाई 2 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, यही आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 5k प्लस 2 बाई 2 आएगा, 5k प्लस 2 बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा, इधर आपके पास ये होगा 2 अपॉन 5k प्लस 2, बट हमें y ऑफ t की चाहिए है, तो क्या करेंगे, y ऑफ t इज इक्वल टू 2 अपॉन 5k प्लस 2 इंटू टी प्लस सी, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज 5k प्लस 2 बाय 2। ठीक है, अब अपने पास इनिशियल कंडीशन है, एंड इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है हमें, इनिशियल कंडीशन है y एट 0 इज इक्वल टू 0, y एट 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इज 2 बाय 5k प्लस 2 c रेज टू दी पावर 5k प्लस 2 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आपकी होगी, c की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको पुट कर दीजिए कांस्टेंट की वैल्यू को, यहाँ से क्या आएगा वाई टी इज इक्वल टू 2 बाय 5k प्लस 2, एंड यहाँ से है t प्लस 0, और यहाँ पे पावर कंप्लीट की है, ये ओनली t की नहीं है, है ना। होल पावर क्या है, होल पावर 5k प्लस 2 बाई 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जो हमें इनिशियल कंडीशन ये गिवन है, ये तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है ही, है ना, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सेटिस्फाई भी करता है, एक सॉल्यूशन तो इसका यही हो गया। तो आपकी जो ये कंडीशन थी कि नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, किसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, एंड कहाँ पे होंगे, 0 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखिए, थर्ड है इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विच आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इन्फिनिटी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका 26 नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार स्टेटमेंट रीड कीजिए, इजी है क्वेश्चन काफ़ी, इस टाइप का पहले भी हम कर चुके हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है ना, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, एंड बाउंड्री पॉइंट आपके पास क्या है, 0 एंड पाई। बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट पाई इज इक्वल टू पाई,
द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा वाई एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई एंड विद बाउंड्री कंडीशंस हैज़ ए ट्रिवियल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इट ऑल्सो हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन 4। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि किस लैम्डा के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लेस देन 0 है, 1 है एंड n स्क्वायर है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार लेस देन 0 लेके चलते हैं, एक बार ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे ही हम ग्रेटर देन 0 लेंगे तो दोनों केस ये वहाँ पे आ जाएंगे। ओके तो फर्स्ट हम ग्रेटर देन 0 ही ले लेते हैं। 0 के लिए तो इसने यहाँ पे देखिए एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल रखा है। ठीक है, इक्वालिटी का केस इसने यहीं पे ले लिया। तो आपके पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्या है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 विद बाउंड्री कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगा, एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले लेते हैं, इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 का अगर हम यहाँ पे केस लें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू 0 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन यहाँ से क्या बनेगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2। अब बाउंड्री कंडीशन पुट कीजिए, y एट 0 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट पाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज पाई C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो ये पाई है ये तो आपका नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज C2 को ही 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास y x क्या आ गया, 0, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के केस में तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लैम्डा लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लैम्डा लेस देन 0 के लिए केस सेकंड, लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा लेस देन 0 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और लैम्डा हमने यहाँ पे क्या लिया है, लैम्डा इज माइनस n स्क्वेयर, देन एम स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो m यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस n, देन जनरल सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर nx प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ nx। इन बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 ई रेज टू द पावर n पाई प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए C2 की जगह पे माइनस C1, तो क्या आएगा यहाँ से, C1 ई रेज टू द पावर n पाई माइनस ऑफ C1 पुट करना है हमें, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ C1 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको और सोल्व करें तो ये आपके पास आएगा, C1 को कॉमन ले लीजिए, तो ये ई रेज टू द पावर n पाई माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस n पाई इज इक्वल टू 0। C1 इंटू ई रेज टू द पावर n स्क्वेयर, एक मिनट, ये 2n पाई होगा। यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू द पावर 2n पाई माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो n है आपके पास, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, n जो आपका है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि या तो C1 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब दो केस बनेंगे,
आइदर C1 इज इक्वल टू 0 या फिर क्या होना चाहिए e⁻²n - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इसकी प्रोडक्ट 0 आएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने C1 को 0 ले लिया, तो कभी भी यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, e⁻² इज इक्वल टू 1। बट कभी भी ये आपका फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 होगा। फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए n आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0। क्या कभी ऐसा होगा कि ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका 1 आए? बोलिए जल्दी, आ सकता है ये? अगर हमने यहाँ पे n को, n आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, आएगा ये कभी? अगर हमने n को 1 ले लिया तो क्या आएगा? अगर n को हमने 1 ले लिया तो क्या आएगा यहाँ से, e⁻² इज इक्वल टू 1। क्या ये ग्रेटर देन 0 के लिए कभी भी 1 देगा? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। ये कभी भी 1 यहाँ पे नहीं देता है, n पे जो कंडीशन लगी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें कभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है C1 को ही 0 यहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C1 को ही 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में भी हमें क्या मिला, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला, ओके, ठीक है। अब थर्ड केस आपका क्या रहता है, थर्ड केस बताइए क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 वाला। एक बार चेक कीजिए। चलिए ग्रेटर देन वाला और देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, लेस देन वाला तो अपना यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या रहेगा। केस थर्ड आपका क्या है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 से लैम्डा इज इक्वल टू n² एंड n आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या थी, m² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, m² प्लस n² इज इक्वल टू 0। देन m² इज इक्वल टू माइनस ऑफ n²। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस n आयोटा, प्लस माइनस n आयोटा। तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन आपका होगा क्या होगा, C1 cos ऑफ nx प्लस C2 साइन ऑफ nx, ठीक है। अब जो बाउंड्री कंडीशन है क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, अगर हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखें, देन y एट पाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रख दीजिए, क्या आएगा, C2 साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, अब जो C2 साइन ऑफ n पाई है ना, तो जो साइन ऑफ n पाई है ये तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n पाई, ये कहाँ पे 0 होगा, साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ m, यहाँ पे m ले लीजिए आप इंटीजर, साइन ऑफ m पाई के लिए ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि n पाई इज इक्वल टू m पाई फॉर ऑल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से n आपका क्या आ गया,
एम, यानी कि आपका जो लैम्डा है वो आपका यहाँ से क्या आ गया, एम स्क्वेयर। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एम स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर हमने C2 को यहाँ पे 0 ले लिया, देखिए अगर हमने C2 को यहाँ पे 0 ले लिया तो कभी भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन ऑफ एन पाई को हमने 0 कंसीडर कर लिया एंड C2 को हमने यहाँ से नॉन जीरो लिया। ठीक है, तो इसको 0 कंसीडर करने पे हमें यहाँ पे एन की वैल्यू मिल गई। एन की वैल्यू मिलते ही हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल गई विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगी आपकी, ये क्या होगी, आइगन वैल्यू। ठीक है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें अब आइगन फंक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या, हमें आइगन फंक्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके लिए, आपके पास क्या आ गया, 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0 के केस में आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आइगन फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई बताएगा। आपके पास जो y ऑफ x था वो क्या था, C2 साइन ऑफ एन एक्स, एन आपका क्या आया है, m, देन m x, ये आपका क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। ठीक है, यानी कि यही है आपका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू एम स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। ओके, कर लोगे, है ना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 26 नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है एंड आइगन वैल्यूज भी यहाँ पे बोली है कि आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या है आपके पास, λ1 λ2 अप टू λn, और ये सारी की सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है विद कोरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है क्या है, v1 v2 अप टू vn। अब हमें पता है कि जो ये आइगन वेक्टर्स होंगे ये भी सारे कैसे होंगे आपके, नॉन जीरो। ठीक है, आइगन वेक्टर्स यहाँ पे कैसे होंगे, नॉन जीरो, एंड सारी की सारी आइगन वैल्यूज आपकी डिस्टिंक्ट है। तो हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक आइगन वेक्टर भी मिला होगा। Then the non-homogeneous differential equation x dash t is equal to a x t plus e raised to the power lambda 1 t v1। ओके, अब ये जो v1 आपका है ये क्या है, एक आइगन वेक्टर है, ये तो हमें पता है ना, कि v1 यहाँ पे क्या है आपका आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 से। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म e raised to the power lambda 1 t इंटू ए फॉर एनी वेक्टर ए इन आर एन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जिक्र किया गया है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो इसने जनरल दी है फॉर्म सारी, ए मैट्रिक्स यहाँ पे दी है बट स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं रखी है। लैम्डा 1 भी इसने, चलो ठीक है आइगन वैल्यू है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इसने दे दिया v1। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जो कि इन सारी की सारी जो कंडीशंस है इनको सेटिस्फाई भी करे और उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हमें एक मैट्रिक्स भी चाहिएगी। हम यहाँ पे मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, से इन विच ओनली वन एलिमेंट इज 1, एंड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले ली 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें किसकी ज़रूरत है, एक आइगन वैल्यू की ज़रूरत है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे 1 ही होगी। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डैश टी, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स डैश टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस ई रेज टू दी पावर लैम्डा 1 टी एंड v1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। ये आपका है dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपकी क्या है 1, है ना, देन एक्स टी प्लस ई रेज टू दी पावर लैम्डा 1 है, t इंटू 1। तो ये क्या है आपके पास एक्स टी प्लस ई रेज टू दी पावर टी।
तो ये आपके पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, माइनस ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो ये आपकी जो फॉर्म है, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये कुछ इस टाइप की बन गई, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ टी, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू क्यू टी। ये फॉर्म बन गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर पी टी। पी टी यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 1 इंटू डी टी। तो ये क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन आपके पास होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू टी डी टी। ठीक है, तो x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस टी, एंड क्यू टी आपके पास क्या गिवन है, ई रेज टू द पावर टी डी टी। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी, एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स टी आपका आएगा, एक्स टी हो जाएगा टी ई रेज टू द पावर टी प्लस सी ई रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब जो इनिशियल कंडीशन है, यहाँ से इनिशियल कंडीशन तो चलो हमने कंसीडर नहीं की, बट हम यहाँ से कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं अब, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है वो इस टाइप का आया है ना। चलिए सॉल्यूशन आपका ये आ गया, तो अगर हम कंपेयर करें, देखिए एक्स टी आपका क्या आ गया, यहाँ से टी ई रेज टू द पावर टी प्लस सी ई रेज टू द पावर टी। फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ई रेज टू द पावर लैम्डा 1 टी इंटू ए प्लस टी ई रेज टू द पावर लैम्डा 1 टी इंटू बी। तो यहाँ से देखिए आपके पास इस टाइप का सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे कहा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लैम्डा 1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, इंटू ए ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड इज हैज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो लैम्डा 1 यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, ये इधर आपका टी हो गया, लैम्डा 1 आपका ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये इसी टाइप का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, हैज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ई रेज टू द पावर लैम्डा 1 टी। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप का आएगा कि प्लस में भी कुछ फॉर्म होगी यहाँ पे, तो यहाँ से क्योंकि टी वेरिएबल की मल्टीपल में भी यहाँ पे आएगा, है ना, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट इज डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक कहा, इसने इस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे तो क्या था कि इस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट एक्स टी आपका जो आया है उसमें नहीं है इस टाइप का। लेकिन चलो हमने एग्जाम्पल से कॉन्ट्राडिक्ट तो कर दिया, एग्जाम्पल से हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि जनरल जो होंगे कभी भी हमें इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक हमने जो ये यहाँ पे बोला है थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे भी हम कैसे बोल सकते कि हर बार हमें इसी टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। एक एग्जाम्पल से हम ये कर सकते हैं कि फोर्थ एंड सेकंड ये दोनों हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड के लिए हम जनरल लेके चलते हैं। ठीक है, हम जनरल लेके चलेंगे कि किस टाइप का आएगा, अपने जो इक्वेशन है उसी को लेके चलो फर्स्ट और थर्ड के लिए। ठीक है, हमें करना पड़ेगा, क्या है आपके पास इक्वेशन, एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस ई रेज टू द पावर लैम्डा 1 टी इंटू V1। ठीक है, अब ये आपके पास कैसी है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ऑफ ए एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा 1 टी इंटू V1। अब ये जो V1 आपके पास है याद रखिएगा वे है, अब यहाँ पे ये जो V1 है, V1 इज नॉन जीरो एंड V1 इज ए फंक्शन ऑफ टी।
v1 इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या होगा, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए डी टी, यानी कि ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ ए टी, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, एक्स टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ ए टी इंटू, अब राइट हैंड साइड में क्या टर्म है, ई रेज टू दी पावर लैम्डा वन टी इंटू वी वन डी टी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू दी पावर लैम्डा वन माइनस ए इंटू टी वी वन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स टी को देखें तो एक्स टी आपके पास क्या आ गया, ये प्लस में सी कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी ई रेज टू दी पावर ए टी प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आएगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई की है, ई रेज टू दी पावर ए टी, इंटीग्रेशन के अंदर मत लेके चले जाना क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई की है, ये हम क्या किया, हमने इसको राइट हैंड साइड में लेके आए हैं, है ना, लैम्डा वन माइनस ए टी वी वन डी टी, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ से देखें, अगर अब यहाँ से देखें हम, जो वी वन है आपके पास वो कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है, वी वन आपके पास नॉन जीरो है, लैम्डा वन भी आपके पास नॉन जीरो है, एंड जो मैट्रिक्स है आपके पास वो भी कैसी है, नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इधर जो ये वी वन है आपके पास, ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इधर आपके पास मल्टीपल में टी की भी कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो इधर क्या है, सी ई रेज टू दी पावर ए टी, एंड यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी टी समथिंग, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे टी का आएगा, यानी कि वी वन टी एंड समथिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स आएंगी। तो ऑप्शंस में चलिए, अब थर्ड ऑप्शन में क्या कहा था, यही है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, सी ई रेज टू दी पावर लैम्डा वन टी, ठीक है, प्लस टी ई रेज टू दी पावर लैम्डा वन टी इंटू बी, ठीक है। ये हमने अब तो जनरल भी फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट में क्या कहा, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये देखिए प्लस में आपके पास वहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में सम वहाँ पे कुछ वैल्यूज है, एंड वी वन टी यहाँ पे फंक्शन भी है टी का, ठीक है, तो टी की भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, सॉरी वेरिएबल की फॉर्म में भी यहाँ पे टर्म्स आएंगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल सही है कि इस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी, क्योंकि अब तो हमने जनरल भी ये फाइंड आउट कर लिया है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका 26 नवंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपके आए थे, अगर हम बात करें 26 नवंबर की, ठीक है, अच्छा रेशियो रहा है, और 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं बल्कि। अब देखिए स्टेटमेंट है आपके पास, कंसिडर द सॉल्यूशन y1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 3t ई रेज टू द पावर माइनस 3t 0 एंड y2 इज इक्वल टू 0 ई रेज टू द पावर माइनस 5t ई रेज टू द पावर माइनस 5t टू द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y1 और y2 यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश t इज इक्वल टू -5 2 -2 1 -4 -1 -1 1 -6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, हमें यहाँ पे अब ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट इज y1 एंड y2 फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू स्टार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिस क्या होती है। अगर हम बात करें बेसिस की तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें चेक करनी होती हैं। एक तो आपके पास जो सॉल्यूशंस है, यहाँ पे देखिए y1 और y2 की बात की है, तो ये दोनों आपके पास कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए, स्पैन होने चाहिए, ठीक है। अब ये स्पैन का मतलब क्या है, इफ़ एवरी वेक्टर इन द सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन द कलेक्शन, तो वो होता है आपके पास स्पैन, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड स्पैन होने चाहिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो y1 एंड y2 आपके पास है क्या वो बेसिस है
ठीक है, ओके। y1 और y2 को हमें चेक करना है, बट आप एक बार यहाँ पे जो स्पैन हमने लिखा है वो देख लीजिए। बेसिस के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बेसिस के लिए हमें चेक करना है, एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, प्लस स्पैन। अब अगर हम बात करें स्पैन की तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ एवरी वेक्टर in the set can be expressed as a linear combination of the vector in the collection। ओके, तो चलिए आपके पास जो ये y1 और y2 गिवन है, ये दोनों कैसे हैं, y1 और y2 आपके पास जो है ये दोनों आपके पास कैसे हैं, अगर आप चेक करोगे देखिए y1 और y2 आपके पास जो गिवन है दोनों आपके पास कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप देख लीजिए दोनों के दोनों कैसे है, ये दोनों कैसे है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखें तो y1 एंड y2 वो तो ठीक है कि ये दोनों आपके पास कैसे आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट जब हम यहाँ पे बेसिस की बात करते हैं तो स्पैन जब चेक करते हैं तो स्पैन के लिए हमें यहाँ पे y1 y2 y3 यहाँ पे हमें तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है y1 y2 एंड y3 की। बट y3 तो यहाँ पे है ही नहीं, ओनली y1 और y2 है ना, y1 और y2 ही है, क्योंकि जब हम स्पैन की बात करते हैं तो उस सेट के अंदर वो तीनों ही एलिमेंट्स आएंगे y1 y2 y3। बट आपके पास सिर्फ दो है, y1 और y2, y3 तो है ही नहीं, तो बेसिस की हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट डू नॉट फॉर्म ए बेसिस, ये भी ठीक है, बट डू नॉट फॉर्म ए बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस की इसने इसीलिए कहा क्योंकि जब भी हम सेट की बात करेंगे तो y1 y2 एंड y3 तीनों की बात करेंगे, बट y1 और y2 है, y3 आपके पास नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3 such that y1 y2 y3 form a basis of the set of solutions to star, ठीक है, ओके। यहाँ पे y3 एक अलग से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि बेसिस फॉर्म यहाँ पे बना के जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा, देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन, ज़रूरत तो पड़ेगी हमें बेसिस के लिए, ठीक है। y1 और y2 क्या है आपके पास, लीनियर इंडिपेंडेंट है, पर जैसे ही हम स्पैन वाली कंडीशन चेक करेंगे उसके लिए y3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अनदर solution y3 such that y1 y2 y3 form a basis of the set of solution स्टार। तो थर्ड यहाँ पे सही है, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे y डैश टी जो आपको गिवन है उसको सोल्व करके देख लीजिएगा एक बार। फोर्थ इज y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, बट जैसे ही अगर यहाँ पे शायद ऑप्शन में लीनियरली डिपेंडेंट गिवन था, गलती से इंडिपेंडेंट हो रखा है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अगर इंडिपेंडेंट की बात है तो सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये थे आपके जो 26 नवंबर 2020 में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब बीच में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्री में टेस्ट आपको देना है, जैसे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट किया था तो उसके बाद ही हमने एक फ्री टेस्ट भी वहाँ पे रखा था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीडी टेक मैथ आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, तो आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा पीडी टेक मैथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जैसे ही आप पीडी टेक मैथ को ओपन करोगे तो वहाँ पे फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इकट्ठी मिलेंगी यहाँ पे एक ही सीरीज़ में, एंड यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का है,
2 अटेम्प्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये टेस्ट दीजिए और फिर देखिए कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक रहती है, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं गलत हैं। ऐसे ही जैसे अभी हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद हम फिर से एक फ्री टेस्ट रखेंगे, तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके, और हमारा टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं और ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कशन होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ये QR कोड है, इसके थ्रू भी आप हो सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई करके भेज दीजिए, मैं यहाँ से आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है। ओके, और आपको अगर लिंक चाहिए है, फ्री टेस्ट अगर आपको देना है या फिर आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे फ्री में टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं 30 नवंबर की तरफ। तो 30 नवंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 26 नवंबर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, इतने डिफिकल्ट वहाँ पे नहीं रहे थे। तो देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास क्या है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन t y डॉट माइनस 3y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर y रेज टू द पावर 1/2 एंड y एट 1 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y t। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें ना, जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि y डॉट माइनस 3/t y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई टी y रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपकी होती है, इस टाइप की इक्वेशन, देखिए जो राइट हैंड साइड में आपको ये y रेज टू द पावर 1/2 दिखेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखूँ तो आप मेरे को बताना कि ये इक्वेशन कौन सी है, आपके माइंड में स्ट्राइक कर जानी चाहिए तभी, जनरल फॉर्म लिखते ही कि कौन सी इक्वेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x y रेज टू द पावर n, क्या मेरे को कोई बता सकता है कि ये जो इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, सेम ऐसी ही इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, आपको याद भी होगी, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन, इट इज ए बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन है कौन सी है, बर्नौली इक्वेशन, आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे x की जगह पे t पे बात की है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये आपकी कौन सी है, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, बर्नौली इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो, यहाँ पे देखिए जब भी आपको बर्नौली इक्वेशन गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में yn है, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, yn से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, y रेज टू द पावर माइनस n y डैश प्लस पी एक्स y रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा, y रेज टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू qx, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सब्सटीट्यूट करते हैं हम, सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। तो y रेज टू द पावर 1 माइनस n की जगह पे हम v पुट करते हैं, और फिर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n y रेज टू द पावर माइनस n y डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम y रेज टू द पावर माइनस n और y डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y रेज टू द पावर माइनस n y डैश इज इक्वल टू v डैश बाई 1 माइनस n, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, v डैश अपॉन 1 माइनस n प्लस
पी एक्स एंड वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन किसके इक्वल था, वी, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपके पास इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास कैसी इक्वेशन आ गई, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपको इजीली सोल्व करनी आती ही है अगर इस टाइप की इक्वेशन हो, ठीक है, ये आप इजीली सोल्व कर लेते हो। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, अपने क्वेश्चन में है टी डी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर वाई रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, y रेज टू दी पावर 1/2 से डिवाइड कर देना। तो t बाई वाई रेज टू दी पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ 3y बाई वाई रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अब हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। t डिवाइडेड बाय वाई रेज टू दी पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ 3y रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। नाउ सब्सटीट्यूट लेट y रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू z, या फिर v ले लीजिए। हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं जैसे हमने पीछे अभी किया है। अब इसको v पुट कर दिया, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे 1/2 y रेज टू दी पावर -1/2 इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1/2 वाई रेज टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई, ओके, यहाँ पे वाई डैश भी तो आएगा जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, वाई डैश भी आएगा, वाई डैश, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आपके पास है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डी वी बाई डी टी, है ना, पुट कर सकते हैं डी वी बाई डी टी। तो ये क्या होगा आपके पास t इंटू 2 भी है, 2 इंटू 2t इंटू 2t इंटू वी डैश माइनस ऑफ 3v इज इक्वल टू टी स्टार, सॉरी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें ये 2t खत्म करना, तो क्या करेंगे v डैश माइनस ऑफ 3v बाई 2t इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आएगा t/2, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये जो है आपका ये हो गया pt एंड ये आपके पास क्या हो गया qt। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या होगा, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 3/2 dt एंड ये आपके पास आ जाएगा e रेज टू दी पावर, ये 2t है, e रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3/2 log ऑफ t, और यहाँ से आपके पास आएगा e रेज टू दी पावर log ऑफ t रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3/2, यानी कि आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया t रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3/2, यानी कि 1/t रेज टू दी पावर 3/2। अब सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा vt इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/t रेज टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/t रेज टू दी पावर 3/2 इंटू qt आपके पास क्या है t/2 dt प्लस c, ओके। एंड दिस इज वैल्यूज पुट कर दीजिए। v हमने क्या पुट किया था, y रेज टू दी पावर 1/2 1/t रेज टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t रेज टू दी पावर, सॉरी 1/2 आप यहाँ पे बाहर निकाल लीजिए। 1/2 जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा t रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 1/2 dt प्लस c। इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे t रेज टू दी पावर 1/2 प्लस c एंड दिस इज y रेज टू दी पावर 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए t रेज टू दी पावर 3/2 यहाँ पे, ओके, ये क्या हो जाएगा t रेज टू दी पावर 3/2 इंटू
टी रेज टू द पावर 1/2 एंड प्लस सी टी रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे y रेज टू द पावर 1/2 की आई है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y एट 2 की, है ना। बट हमें कंडीशन भी दी हुई है और क्या गिवन है हमें, y एट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे प्लस c इंटू 1, है ना। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू t रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा, t रेज टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ से एक मिनट, t रेज टू द पावर 4 नहीं आएगा यहाँ पे, इधर है 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो y यहाँ से आपके पास आ गया t रेज टू द पावर 4, देन y एट 2 क्या आ जाएगा, y एट 2 इज 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो y एट 2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आई, 16। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर कंसिडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश इफ xt इज इक्वल टू अल्फा t e रेज टू द पावर 2t फॉर सम अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके पास x1 डैश x2 डैश एंड x3 डैश, ओके, इज 3x1 मैट्रिक्स एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x3 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x3 इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x3 इज लैम्डा माइनस 1। ओके, एंड यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, वेरिएबल है x1 x2 एंड x3। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दीजिए, दिस मैट्रिक्स इज ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन हमें गिवन है। इस सॉल्यूशन से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें, क्या है, अल्फा इंटू टी ई रेज टू दी पावर 2t। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ई रेज टू दी पावर 2t। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपके पास 2 है जो एक आइगन वैल्यू बनेगी, विद मल्टीप्लिसिटी भी होगी क्योंकि यहाँ पे t मल्टीपल में है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे तो चलो ये t बोल दिया मल्टीपल में, अब हमें इतना पता है यहाँ इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब एक आइगन वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, एक आइगन वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि इसकी मल्टीप्लिसिटी है, तो 2 आइगन वैल्यू तो आपके पास ये हो गई 2 एंड 2, दोनों सेम आइगन वैल्यू। जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो 2 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसके पास जो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे होने वाली है एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यू तो आपकी 2 ही होंगी। ठीक है, अब हो सकता है कि जो इसकी थर्ड आइगन वैल्यू है वो भी 2 हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी जो थर्ड आइगन वैल्यू हो वो क्या होगी, लेकिन हो सकता है कि वो भी 2 हो, क्योंकि हो सकता है कि टी स्क्वेयर की भी टर्म हो। अगर टी स्क्वेयर की भी टर्म आ गई, मान लीजिए टी स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर 2t हो गया। ठीक है, टी स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर 2t हो गया, तो वहाँ पे तो जो 2 की जो मल्टीप्लिसिटी वहाँ पे हो गई, वहाँ पे तो 3 हो गई, है ना। वहाँ पे तो फिर मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3। बट यहाँ से अंदाजा जो हम लगा रहे हैं वो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितनी है, 2 की 2 है। ठीक है, ओके, अब ओके, ये जो अल्फा है फॉर सम अल्फा हमें नहीं पता यहाँ पे कांस्टेंट है या फिर क्या है। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 2 विल बी आइगन वैल्यू विद एटलीस्ट मल्टीप्लिसिटी 2 बोलेंगे हम, एग्जैक्ट मल्टीप्लिसिटी तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो t ई रेज टू दी पावर 2t, अगर हम सिर्फ इतनी टर्म को ले यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ये एक सॉल्यूशन है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 विल बी द आइगन वैल्यू with multiplicity एटलीस्ट बोल देते हैं, है ना, एटलीस्ट, क्योंकि हो सकता है थर ही हो जाए, एटलीस्ट मल्टीप्लिसिटी 2। तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपके पास 2 हो गई, सेकंड भी आपके पास 2 हो गई, बट थर्ड आइगन वैल्यू का हमें नहीं पता, हम लैम्डा 3 कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें एक चीज़ का पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए के, है ना। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ट्रेस भी हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। आइगन वैल्यूज है 2 + 2 + लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस, यहाँ से क्या होगा, 1 + 2 + लैम्डा -1। तो यहाँ से अगर हम बात करें ट्रेस की, तो ट्रेस आपका होगा लैम्डा +2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 + लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा -2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक और है आपके पास रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम ये यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रोडक्ट जब करेंगे तो 4 लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, आप फाइंड आउट करके देख लेना। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, 2 लैम्डा -4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा -2/2, ठीक है। यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर हम यहाँ से लैम्डा की निकालें तो लैम्डा यहाँ से आएगा 2 लैम्डा 3 + 2, है ना, 2 लैम्डा 3 + 2। और यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा -2, यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा 3 है लैम्डा -2 + 2, ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, 2 लैम्डा -4 + 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा -2, एंड ये आपका हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा आपके पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ से लैम्डा 3 जो होगा वो आ गया 0। तो एक आइगन वैल्यू इसके पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब है ये एटलीस्ट आप बेशक हटा दीजिए अब, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है 2 की वो 2 ही होगी, ठीक है। एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 आ गई, एक 2 है, ठीक है। ये है इसकी सारी आइगन वैल्यूज, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, 2। अब ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x² y डबल डैश -2x इंटू x + 1 y डैश + 2 इंटू x + 1 y इज इक्वल टू 0। इफ ए पोलिनोमियल इज ए सोल्यूशन देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन उसकी हमें डिग्री बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। वो एक पोलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, अगर वो पोलिनोमियल की फॉर्म में आता है तो हमें वहाँ पे उसकी डिग्री बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए, जो इस टाइप की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर मैं कहूँ कि अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस pxy डैश प्लस qx इंटू वाई इज इक्वल टू RX, अगर इस टाइप की इक्वेशन है ना, तो उसको सोल्व करने के लिए, उसका CF फाइंड आउट करने के लिए 3-4 रिजल्ट हैं।
तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप उसमें ऐड हो जाइए तो आपको भी वहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसका सॉल्यूशन लेंगे। बट अगर आपको वो 4 to 5 अगर रिजल्ट आपको चाहिए है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास जो इक्वेशन है हमें क्या करना है, वाई डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई डबल डैश माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म है आपकी क्या है, पी ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स, एंड दिस इज आर ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि अगर पी एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू एक्स अगर 0 हो जाए, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, इफ पी एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन वाई ऑफ एक्स इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वाई ऑफ एक्स जो होगा इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है। पी ऑफ एक्स है -2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, एंड क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स इज 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें पी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, -2x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, से पोलिनोमियल, ओके, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी है डिग्री, 1, ठीक है। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है पोलिनोमियल की फॉर्म में, इसकी डिग्री कितनी है, 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 30 नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज लेट एक्स एंड वाई बी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन semi closed interval 0 to infinity that satisfy the respective initial value problem dx upon dt plus sin of t minus 1x is equal to log of 1 plus t। अब आप के पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली। आपके पास ये जो इक्वेशन है इस टाइप से है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स सॉरी प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लें, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन है सॉरी, फर्स्ट जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास है क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस साइन ऑफ टी -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन इज एक्स एट 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी -1 into dt is equal to e raised to the power integration of sin t is minus of cos t and minus of t. It can be written as e raised to the power minus cos of t plus t, okay। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन इज एक्स टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी एंड is equal to integration of integrating factor is e raised to the power minus of cos t plus t into, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, q ऑफ t इज log ऑफ 1 प्लस टी डी टी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, एक्स टी इज इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड में ले जाइए,
ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी एंड इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी इंटू log ऑफ 1 प्लस टी डी टी एंड प्लस सी ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स टी। अब इनिशियल कंडीशन गिवन है हमें, क्या है, एक्स एट जीरो इज इक्वल टू वन। जब आप यहाँ पे एक्स एट जीरो इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो क्या आएगा, वन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कोस जीरो वन, तो यहाँ पे ई होगा एंड इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस जीरो ई रेज टू द पावर माइनस वन एंड यहाँ पे log ऑफ वन, log वन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी टी एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर वन, ये ई होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू वन बाई ई, तो सी की वैल्यू आपके पास वन बाई ई आ गई है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स टी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम एक्स टी को नोट डाउन करें तो इसको एक बार हटा दीजिए, सी की वैल्यू वन बाई ई आई है। ठीक है, सी आपके पास कितना आ गया, वन बाई ई, तो एक्स टी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू वन बाई ई, सी वाली टर्म को क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी log ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ वन प्लस टी डी टी एंड प्लस वन बाई ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जेड की निकालनी है हमें तो, है ना, बट जेड टी आपके पास क्या है, वाई टी माइनस एक्स टी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वाई टी हमें अब फाइंड आउट करना है कि वाई टी क्या होगा। अब सेकंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास क्या है, अगर हम सेकंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखें, अब डी वाई अपॉन डी टी प्लस साइन ऑफ टी माइनस वन इज इक्वल इंटू वाई इज इक्वल टू टी विद इनिशियल कंडीशन इज वाई एट जीरो इज इक्वल टू टू। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा वो होगा वाई टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी एंड इंटू टी डी टी प्लस से कॉन्स्टेंट सी वन ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, अब हमें जो इनिशियल कंडीशन गिवन है क्या है, वाई एट जीरो इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से जो सी वन की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी टू बाई ई। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वाई टी क्या होगा, वाई टी इज ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ कोस टी प्लस टी एंड इंटू टी डी टी प्लस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सी वन इज टू बाई ई रेज टू द पावर कोस ऑफ टी प्लस टी। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब हमें क्या निकालना है, जेड टी, तो जेड टी आपका क्या होगा, जेड टी आपका क्या है, वाई टी माइनस ऑफ एक्स टी। ठीक है, वाई टी माइनस एक्स टी। अब यहाँ पे देखिए वाई टी माइनस एक्स टी जो आपकी कॉमन टर्म है उसको आप बाहर ले लीजिए, क्या है कॉमन, ई रेज टू द पावर कोस ऑफ कोस टी प्लस टी एंड यहाँ पे टू बाई ई माइनस वन बाई ई जब आप करोगे तो इधर आपके पास क्या रहेगा, वन बाई ई। ठीक है, एंड नाउ प्लस ई रेज टू द पावर कोस टी प्लस टी, ये आपका दोनों में ही कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर कोस टी प्लस टी कॉमन ले लीजिए, देन टी माइनस यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ वन प्लस टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या चेक करना है, Z1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो Z1 यहाँ से क्या आएगा, Z1 अगर हम चेक करें तो Z1 होगा ई रेज टू दी पावर कोस ऑफ वन प्लस वन इंटू वन बाई ई प्लस यहाँ पे क्या आएगा,
cos of e raised to the power cos 1 plus 1 and integration of e raised to the power cos of 1 plus 1 and 1 minus log of 2 dt। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो आपकी टर्म होने वाली है कंप्लीट इज ग्रेटर देन 1, है ना, एंड प्लस यहाँ पे ये जो आपकी टर्म है आपकी, ये भी आपकी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये हमें पता ही है ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पे 1 माइनस लॉग ऑफ 2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी होती है 0.06987 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपकी होगी ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ कोस 1 प्लस 1, ये आपकी होती है 0.13535, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी आने वाली है Z1 जो आपका होगा, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, बिकॉज 1 प्लस सम पॉजिटिव एंट्रीज, जो Z1 आपका होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 आपका रहने वाला है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगर आप Z2 फाइंड आउट करोगे तो आप चेक कर लीजिएगा, जो Z2 आपका आएगा, Z2 आपका हमेशा ग्रेटर देन Z1 रहने वाला है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब आप Z2 यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम Z2 की बात करें तो Z2 आपका आएगा e रेज टू द पावर कोस ऑफ t प्लस सम पॉजिटिव एंट्री यहाँ पे आएगी, और ये हमेशा आपका क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन Z1, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका 30 नवंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट f फ्रॉम R2 to R बी ए लोकली लिप्सिस फंक्शन। f आपके पास कैसा फंक्शन है, लोकली लिप्सिस फंक्शन है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ 4D इज x1 डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेज टू द पावर x स्क्वेयर एंड x2 डैश इज इक्वल टू f x1 x2 विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन है x1 एट 0 इज 1 एंड x2 एट 0 इज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट इज देयर इज एट मोस्ट वन लोकल सॉल्यूशन एट टाइम 0। यहाँ पे देखिए, हम पहले भी कर चुके हैं, आपके पास जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम जो है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। अब हमें पता है कि जो f है आपके पास है वो लोकली लिप्सिस फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्लोबली सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल भी सकते हो कि f आपके पास कैसा है, लोकली लिप्सिस फंक्शन है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी। एक मिनट, हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। आपके पास कैसा फंक्शन है, जो फंक्शन है आपके पास f इज लोकली लिप्सिस फंक्शन, ठीक है, लोकली लिप्सिस फंक्शन। दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन जो होगा आपका, सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, थर्ड में क्या कहा, देयर माइट नॉट टू एनी सॉल्यूशन अराउंड द टाइम 0। फोर्थ इज देयर इज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन अराउंड टाइम 0। सेकंड इज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट की बात करती है इसने कि जो ग्लोबल सॉल्यूशन आपको होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये देखिए आपके पास क्या कहा है, f आपके पास कैसा है, लोकली लिप्सिस फंक्शन है ना। इसका मतलब है ये आपके पास लोकली लिप्सिस फंक्शन है और 0 के अराउंड, तो इसको एक सॉल्यूशन मिल ही रहा है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन में क्या कहा इसने, देयर माइट नॉट एनी सॉल्यूशन अराउंड 0, बट 0 के अराउंड तो सॉल्यूशन है, यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद चलिए फोर्थ है, देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अराउंड द टाइम जीरो, एंड फर्स्ट इज देयर इज एट मोस्ट वन लोकल सॉल्यूशन एट टाइम जीरो। अब आपके पास क्या है, लोकली सॉल्यूशन। अब एफ क्या है, लोकली इलिप्सिस फंक्शन है। तो देखिए लोकली सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो ये बोला है ना इसने कि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसने नोट एनी सॉल्यूशन वाली चीज़ जो है। तो अब बात रही सॉल्यूशन की। देखिए आप जब सॉल्यूशन की बात करते हो, सॉल्यूशन जो होता है या तो होता है कि नो सॉल्यूशन, एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक आपके पास होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, एक आपके पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लोकली सॉल्यूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से ये तो है आपकी कॉन्ट्राडिक्ट ही हो जाती है। अब बात रहती है यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगी, ठीक है। बात ये रह गई कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम फोर्थ की बात करें, देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अराउंड टाइम जीरो, फर्स्ट इज देयर इज एट मोस्ट वन लोकल सॉल्यूशन, ये भी ठीक है आपका, एट मोस्ट वन लोकल सॉल्यूशन एट टाइम जीरो, एंड यहाँ पे क्या कहा है, देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अराउंड टाइम जीरो, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, देखिए क्योंकि मेरे को लग रहा है ये नहीं आया होगा समझ में, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथ चला गया। हम इसको दोबारा से कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो हम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। बट ये आपका जो यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस जो थ्योरम है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये आज का आपका क्वेश्चन। ये भी आपका 30 नवंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एंड माइनस एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कंसिडर द ओ डी एक्स डॉट वाई डॉट डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स एट जीरो इज जीरो एंड वाई एट जीरो इज 1/2, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इज वाई प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर, ठीक है। एंड विद इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, एक्स एट जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है वाई एट जीरो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर देखिए जो एक्स वाली टर्म है आपकी, जो एक्स वाली यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, इधर वाई भी इन्वॉल्व है, डी वाई अपॉन डी टी में एक्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों से ही सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों, यहाँ पे वाई शामिल है, इधर आपके पास एक्स है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इनको इकट्ठा करने की, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी को आप वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, और इधर से रहा एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर। यहाँ से ये आप कॉमन निकाल लीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका आ गया डी एक्स अपॉन डी टी एंड प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश कर लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो ये आपके पास क्या आएगा,
dx प्लस वाई dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तक ठीक है। सब्सटीट्यूट करना है हमें। सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू डी आर। 2 कॉमन निकाल लीजिए, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू डी आर। तो यहाँ से आपके पास आया x dx प्लस y dy इज इक्वल टू डी आर बाई 2। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जब पुट करोगे ये आ गया डी आर बाई 2 एंड यहाँ से r इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आया है डी आर अपॉन 2 आर इंटू 1 माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, डी आर 1/2 बाहर लेंगे, आर इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 बाई पार्शियल फ्रैक्शन इज 1/r डी आर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस आर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log ऑफ आर माइनस log ऑफ 1 माइनस आर इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा log ऑफ ए माइनस बी इज log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी इज log ऑफ ए बाई बी। तो ये होगा इज इक्वल टू 2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2t प्लस 2c। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आएगा r अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू सी ई रेज टू दी पावर 2t। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, ये क्या है, ई रेज टू दी पावर 2t इंटू ई रेज टू दी पावर 2c। ये तो आपके पास कांस्टेंट ही है, इसको c1 नाम दे दीजिए, यानी कि ई रेज टू दी पावर 2t इंटू c1 लिख सकते हैं हम ऐसे। बट हमें चाहिए r की वैल्यू, देन r इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2t इंटू c1 और ये होगा 1 माइनस आर। अब r के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लीजिए, r इंटू 1 माइनस सी ई रेज टू दी पावर 2t इज इक्वल टू c1 ई रेज टू दी पावर 2t। r इज इक्वल टू c1 ई रेज टू दी पावर 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस c1 ई रेज टू दी पावर 2t इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 2t प्लस c1। ओके। अब यहाँ पे देखिए एज t टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म आपकी ये 0 पे टेंड कर जाएगी। ठीक है। ये 0 पे टेंड कर जाएगी आपकी और आपके पास क्या रहेगा, c1 बाई c1 एज t टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि r टेंड टू 1 एज t टेंड टू इन्फिनिटी। r आपके पास क्या था, r आपके पास क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 10 to 1 एज t टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 10 टू इन्फिनिटी एज t टेंड टू इन्फिनिटी, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज एक्स स्क्वेयर टी प्लस वाई स्क्वेयर टी 10 to 0 एज t टेंड टू इन्फिनिटी, इनकरेक्ट। थर्ड इज एक्स स्क्वेयर टी प्लस वाई स्क्वेयर टी रिमेन्स बाउंडेड एज t टेंड टू इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 1 की तरफ ही टेंड करेगी जैसे जैसे t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। फोर्थ इज एक्स स्क्वेयर टी प्लस वाई स्क्वेयर टी 10 to 1 एज t टेंड टू इन्फिनिटी, ये भी ठीक है। अब अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से आपके पास कैसे आएगा।
देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम करेंगे तो ये होगा, आप ऐसे ले लीजिए 1/r 1 - r इज इक्वल टू a/r प्लस b/1 - r। तो ये क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1 - r इंटू ए प्लस r इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू जब आप, चलो कोफिशिएंट ही कंपेयर कर लीजिए। r के जब करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में तो r का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, r इंटू 0 लिख सकते हो। इधर क्या है -a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया a इज इक्वल टू b। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज b भी यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1/r इंटू 1 - r को आप कैसे लिख सकते हो 1/r प्लस 1/1 - r, और हमने यही किया है, पार्शियल फ्रैक्शन था। ठीक है, कर लीजिए यहाँ से, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच।